बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग पर चीन की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी मुदाखलत की मुखालफत करते हैं कि वो आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल और ये जो धमकी दी जा रही है उसकी मुखालफत करते हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उसे मुल्क पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन इस्ताद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने और दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। क्या ये इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में मुतवाज़न और पुरअमन पॉलिसी अपनाई रखी है? देखिए, ये जो कल मुलाकात हुई है ना जी, आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, और साथ उनके DGISI भी मौजूद थे। ये कोई 2 घंटे इसकी बात हो रही है, कोई 2.25 घंटे की बात हो रही है, और मैं कल इसके ऊपर अपना जो है वो मौक़िफ़ दे चुका हूँ, जो कि बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो सरकारी मौक़िफ़ है उसके साथ मैच भी कर रहा है और उसके साथ मैच नहीं भी कर रहा बहुत हद तक। और ये मैं अपने ज़राए के हवाले से बात कर रहा हूँ। गुफ्तगू जो हुई है वो आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वो गुफ्तगू सिर्फ जो है वो उस गुफ्तगू का एक हिस्सा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, और शायद उससे बहुत कम हिस्सा ये रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी सारे मामला। उसका जो बाकी हिस्सा है, जो ज़्यादा बात हुई है, वो ये, एक तो ये है कि न्यूक्लियर वॉर को रोका है, और उसमें यकीनन जो मेरी सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं, और मेरी सोर्सेज जो हैं वो, आपको पता नहीं, मीडिया में जो लोग मेरी तरह से, जिनका साथ बहुत ज़्यादा, ना जिनको कोई US एड से पैसा मिला, ना बिल्कुल, जो वो बड़ी अच्छी जगह बैठ गए हैं जाके वाइट हाउस में इस वक्त। आप वाइट हाउस की कैबिनेट देखें तो उसमें आपको सारे वो लोग नज़र आएंगे जिनको कुछ अरसे पहले तक जो है कहते साजिशी थ्योरी और ये सारे जो ये टोला जो बैठा हुआ था ना खूनी लिबरल्स का, ये जिनको वहाँ पे पूछता नहीं था कोई, इसीलिए तो ये इनकी मत मारी, इनको पूछने वाला नहीं है, ये कांग्रेसमैन और फलाना लॉबिंग आगे पीछे और ये थिंक टैंक, इसीलिए तो ये सारे के सारे ये बेकार हो गए हैं, क्योंकि वहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो स्टेटस को से टूट के वहाँ बैठे हैं जाके, और मीडिया तो बहुत बड़ी तादाद में है, कोई फॉक्स न्यूज़ का प्रोड्यूसर है, कोई तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाइन इतने सालों में, ज़ाहिर है हमारी भी सलामता हो गई होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं तो दूसरा मीडिया तो अंदर घुसा हुआ है ना। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले थे उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, और जिन पे बैन लगते थे, उधर भी तो पैमरा है ना एक, तो वो जिन पे पैमरा, उधर की अमरीकी पैमरा जिन पे बैन लगाती थी, वो वाइट हाउस में बैठ गए जाके। तो वो बड़ी अच्छी तरह उनके वो जो है ना, मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग वहाँ पे हैं, या मतलब बड़ी मज़े की बातें आती हैं वहाँ से। अब वहाँ जो बात हुई है ना, उसका एक हिस्सा है ये कि पाकिस्तान ने ये तो बात हुई बिल्कुल कि जो उन्होंने तारीफ़ की कि ये आपने जो है ये बात इस तरह से हुई, और ये सब पाकिस्तान के डेलीगेशन की तरफ से वो पूरा किस्सा बताया गया कि जी ये जो है ये इस पे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की हमने बात की थी। अच्छा, ये भी उनको इल्म था, लेकिन उन्होंने सुना कि जी ये जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, तो हमारी तरफ से तो ये था कि इसके ऊपर तहकीकात हो, और अगर वो नहीं कर रहे तो हम करें, और हम नहीं कर सकते तो फिर कोई बाहर का करे, और किसी ना किसी को तो ऐसी सूरत हाल में। और ये तो आपने अच्छा किया कि आप आगे एज ए आर्बिट्रेटर, वरना तो आप अक़वाम मुत्तहिदा, तो हमारी तरफ से भी जो है ना उसी तरह से बात हुई जो प्रेसिडेंट ट्रंप सोचते हैं ना कि भाई किसी ना किसी को तो झगड़े हल करने हैं ना, तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की कोई बात नहीं सुनता, वहाँ वीटो हो जाता है, तो आप ही करें, आपने बड़ा अच्छा किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़बरदस्त, ठीक है ना। और देखे ना, इस वक्त तो कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, ये तो हम पहले बहुत सालों से बात कर रहे हैं, तो कोई तो दरमियान में आर्बिट्रेटर है। तो एक तो बात इन्होंने ये की, और पाकिस्तान ने केस उठाया। बाद में ये भी बात हुई कि जी देखें, हमने तो सारा मामला आपके, वरना तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है, उन्होंने बताया जी हम ये जो है ये पाकिस्तान की फिक्स डॉक्ट्रिन है, इसको कोई भी शख्स चेंज नहीं कर सकता, कि जी हमारे ऊपर जाहिरियत होगी तो हमने आगे से क्या जवाब देना है, और हमारा न्यूक्लियर इसीलिए है
तो आपको पता होगा, वो बैठे हुए थे बाकी लोग भी, उन्होंने कहा जी फिर उन्होंने कहा जी हमने तो सारा कर लिया ये सारा कुछ, लेकिन फिर पानी का मसला, तो ये पानी का मसला अगर एक दफ़ा छिड़ गया तो फिर तो ये दुनिया में वाटर वॉर शुरू होंगी। इसको भी उन्होंने बड़ा सीरियस लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प। यानी बात जो है वो बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में ये पूरी बात थी कि भाई ये जंगें और ये और सारा वो, तो ये बड़ा रिलैक्स माहौल में गुफ्तगू हुई है। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये ईरान और रीजन और सारा, क्योंकि उसमें जो अब ये मैंने कल भी बात की थी, आप ज़रा याद करें कि जिस दिन पाकिस्तान ने सुबह फजर के वक्त ये इंडिया के अगेंस्ट अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो वो मनाज़िर तो दिन में लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से वो मिज़ाइल फायर हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, और एक बिल्कुल आप समझें कि ऐसे जाने जो है ना वो हथेली पे रख के पाकिस्तान ने, अगर वो अल्लाह ताला की फतह और नुसरत, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आप रिलाई नहीं कर सकते ना जब तक जज्बा ना हो अंदर, तो वो उसके बाद तो धूल चटा दी उनके मशीनों को ही चटाई। और बाकी ये कि उनकी तरफ से एग्रेशन हुई थी, वो अगर इसको पहले ये सारी इन्वेस्टिगेशंस और अपने अपने लोगों पे, आप पाकिस्तान पे बात ना करें, अपने लोगों पे तो करें मोदी जी, अपने लोगों पे तो, अपने जुडिशल सिस्टम पे, या उनके यहाँ जो लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, मैं हमेशा इनकी इस टोले को अलग करता हूँ, हमेशा हमेशा आपने देखा होगा। और आपने ये भी नोट किया होगा कि मैंने कभी ये जिस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बात करते हैं, हमने कभी हिंदू मज़हब के बारे में कोई बात इसलिए नहीं की, हाँ हिंदुत्व के हवाले से ज़रूर की है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी बहुत है जी। और हिंदू बरादरी अगर कम भी है तो उसके जज्बात हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है एज अ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में मंदिर और गिरजाघर और ये सेलिब्रेशन ये सारी होती हैं, तो और सिख बरादरी हमारे यहाँ बहुत, और मतलब हमारा एक तस्वुर ही अलग है ये RSS के लोगों से। बहरहाल वापस आ जाएंगे इस मीटिंग पे जी। तो मीटिंग अच्छे माहौल में हुई, और उसमें जो है वो पाकिस्तान का अब जो रोल है इस वक्त, ये एक पूरा टोला था, और मैं टोला कहता हूँ, मैं आप यकीन करें कि मैं बहुत मुश्किलों से वो नाम अपने दिल पे पत्थर रख के, वो जो है ना, मैंने आज तक ये बात मीडिया पे नहीं की, मुझे नहीं पता ये ऑन एयर जाती हुई है या क्या, मैं पत्थर है कि वो नाम जो है ना, वो नाम, वो चेहरे जो जिन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो इन सालों में तबाह बर्बाद हो, ये कंबोडिया बन जाए, लॉबिंग, डॉलर माफिया, ये फलाना, NGOs, इस्लाम तो जनाब, ये जब ये मैंने कहा ना, कल भी कहा था मैंने, तालिबान आए तो इन्होंने वो जो अहले तशी थे उनको मॉडरेट बना दिया और उनको एक्सट्रीमिस्ट बना दिया, फिर थोड़े अरसे के बाद वो उनके गले मिल गए अहमद शरा, तो अब अहले तशी के पीछे लग गए, दरमियान में जो है वो इन्होंने जो है ये बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी एक पूरी माफिया ने, और बहुत पैसा बनाया इन्होंने। और इनका ख्याल ये था कि जवाब इनको, और आज भी इनमें से कुछ का ख्याल ये कि जवाब इन्होंने वाशिंगटन में देना है, अल्लाह को नहीं देना, और वाशिंगटन में हम कर लेंगे मामला, पैसा वैसा खिला के हम तय कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये बनी है कि इन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान का ये लफ्ज़ एग्जैक्ट, मुझे वो दिन, वो वक्त, वो चेहरे याद हैं जिन्होंने FPAC का आइडिया पेश किया था कि इसको FPAC बना दें। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ही नहीं है, आप इसको FPAC करें, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ लिंक कर दें। अब पाकिस्तान इंडिया के साथ भी इंडो पाक भी नहीं है, अब पाकिस्तान एक उससे बढ़ के रीजनल पावर बन चुका है। देखे ना, जो मैंने कल भी बात की थी कि इंडिया के साथ तो वो इंडिया का तो भाई जो उनको जो काम करना है वो तो उनको लाओस और म्यांमार को और वो इंडो पैसिफिक को, देखें वो यहाँ कहाँ घुस रहे हैं, देखें ना, वो उनका तो अमेरिका, और ये बड़ा शिद्दत के साथ ये बात हुई, ये डिस्कस भी हो रही है वहाँ कि भाई इंडो पैसिफिक में तो आप जाएं और जाके लाओस में देखें अपने आप को, कंबोडिया में देखें, थाईलैंड में देखें, मुल्क बड़े ज़बरदस्त हैं ये सारे, आप उनको हकीर ना समझें, ये बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, इनकी बड़ी पुरानी तारीख है इनकी। तो अगर आपने इंडो पैसिफिक की पावर बनना है तो आप जाके वहाँ पे लाओस को देखें, म्यांमार को देखें, आप क्योंकि बांग्लादेश हाथ से निकल गया उसको देखें, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है आपका उधर रोल है, आप इधर घुस के आ जाते हैं हैफा के अंदर, क्या करना है हमने, ये तो आपका रोल नहीं है। तो एक कमांड्स बनी हुई है ना, आप पैसे, आपको पता है इंडिया सेंटकॉम का हिस्सा नहीं है, इंडिया तो पैसिफिक कॉम का हिस्सा है,
स्टेट डिपार्टमेंट में आप जाएं तो साउथ एशिया ब्यूरो भी पता नहीं अब एक्टिव है नहीं है क्या है, बहरहाल वो सारा, लेकिन वो अगर स्टेट डिपार्टमेंट में जाएं तो पाकिस्तान इंडिया एक है साउथ एशियन डिपार्टमेंट में। अगर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सेंटकॉम में, वो पैसिफिक कॉम में, वो घुस के यूरोपियन कॉम में घुस जाते हैं, कभी कभी कहीं घुस जाते हैं। तो वो जो है ना, अब वो संजीदा जो कि बात हो रही है, और मतलब है कि लाखों हज़ारों बच्चे मर रहे हैं, और मैं इसीलिए भारत को, हिंदुस्तान को, भारत को अलग करता हूँ इस टोले से, क्योंकि मैंने मदर टेरेसा को देखा हुआ है। मैंने वहाँ पे इनके आश्रम जो हैं उसमें बच्चों को किस तरह से हिंदू जो वहाँ पे हैं वो टेक केयर करते। ये तो बदमाशों का टोला आके बैठ गया है ना, इसको तो अलग करें आप। लेकिन जितनी मोहब्बत से उनके आश्रमों में उनको, उनके आम लोगों को देखा है, मैंने देखा हुआ है। मैं पढ़ा जिस कॉलेज में हूँ, मैंने जो डीजे साइंस कॉलेज, वो हिंदू जो है बना के गए, तो उसका नाम नहीं हमने बदलने दिया कराची में डीजे साइंस कॉलेज का आज तक। बहरहाल मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान का रीजनल रोल एक हो गया है, रीजनल। अब पाकिस्तान के साथ रीजन डिस्कस हो रहा है, यानी एफ पाक, और एफ पाक तो ज़ाहिर है पड़ोसी हमारा, ये तो टर्म थी। अफगानिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन यह है कि उसमें रीजन पूरा डिस्कस हो रहा है, और मशरिक़ वस्ता डिस्कस हो रहा है, और साथ ही उसके ग्लोबल मामलात में पाकिस्तान, ग्लोबल साउथ में भी हम जाएंगे इंशाल्लाह, ब्रिक्स में भी जाएंगे। ब्रिक्स में इंडिया खुद निकल जाएगा। एससीओ में मैंने कल भी बात की थी कि एससीओ में इन्होंने वो इसराइल की के खिलाफ करारदाद पे साइन नहीं किया। अब जनाब पहले 24 घंटों को डिस्कस करते हैं, इवेंट चल रहे हैं तो 24 घंटे। ट्रम्प साहब ने फैसला किया कि उन्होंने ईरान पे हमला शायद नहीं करना। ये उनके अंदर एक सेकंड थॉट डेवलप हो गई है कि उन्होंने ईरान पे हमला नहीं करना, ये उनके अंदर एक सोच डेवलप हुई है। और कल की मुलाकात का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या हमला करना मुनासिब है या नहीं है। मैंने आपसे, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, देखें आप, कोई भी हम मशवरा करते हैं लोगों से। पाकिस्तान ने सफारती महाज पे भी, ये जो निक्सन के दौर में बात हुई थी, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो देखी हुई है कि नहीं, मूवी ब्लैक हॉक डाउन। ये जो एक मूवी हॉलीवुड की है, इसको ज़रूर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। ये जो है ये 1993 का वाक़या है, जिसको गलत अगर मैं कहूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन ये वाक़यात हैं गालिबन 1993 के, लेकिन इसको ये मूवी बनी 1999 में, ब्लैक हॉक डाउन। और ये मोगदेशो में उस वक्त जो है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स जो मुल्क भेजते हैं वो पाकिस्तान उनमें से एक है। तो ये कोई 1993 के वाक़यात हैं जिसको फिल्म बंद किया गया था 1999 में। तो उसमें जो आखिरी उसका जो हिस्सा है, उसमें वो जब अमेरिकन फंस जाते हैं, और उस वक्त वो जो वहाँ पे जो बंदा था, फरादीद नाम था गालिबन, तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। तो बस उसको मैं मुख्तसर करूँ कि उसका जो आखिरी हिस्सा है ना, उसमें अमेरिकन फंस गए। तो वो बहुत लंबा एक हिस्सा था उस मूवी का, जिसमें पाकिस्तानियों ने फिर उसके बाद अमेरिकन को रेस्क्यू किया। एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो। लेकिन वो फिल्म के साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि वो फिल्म 99 में बनी, लेकिन वो जब रिलीज़ हुई तो 9/11 हो चुका था। तो ये दिसंबर 2001 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा। फिर मुझे बाद में किसी ने बताया, वही किसी गोरों ने कहा कि यार ये बड़ा लंबा हिस्सा था, लेकिन इस वक्त चूँकि पाकिस्तानी और मुसलमानों के बारे में बात चल रही है तो वो पूरा हिस्सा एडिट हो गया। यानी वो जो आखिरी हिस्सा था ब्लैक हॉक डाउन का, वो एडिट करना पड़ गया, क्योंकि ये दिसंबर 2001 में रिलीज हुई, उससे पहले 9/11 हो गया था। वरना पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें, और अमेरिकन ने भी बड़ा सही तरह से उसको पिक्चराइज किया हुआ था। लेकिन वो एडिट, उस पर छुरियाँ चल गई कि वो जनाब वो रोल जो था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था और किसी से पूछा नहीं था। बस एक वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो भागते हुए आ रहे थे, उनके पीछे वो लगे हुए थे मिलिशिया, सोमाली मिलिशिया मोगदेशो में। इन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया, और वो रेस्क्यू किया और दौड़ा दिया, भगा दिया उनको पाकिस्तानियों ने। ये जो मिलिशिया चारों तरफ से बहुत सारे आ गए थे, हज़ारों की था, इधर उधर पाकिस्तानी होते के भाग गए। तो पाकिस्तान का एक रोल रहा है हमेशा, इस तरह के क्राइसिस हो तो वो तो इंडियंस भी हो, कोई भी हो, तो एक ह्यूमैनिटेरियन। ये तो अभी एक टोला बैठा है ना आके, जो कि गजा के अंदर शहीद हो रहे हैं बच्चे, तो ये हंस रहा है। ये तो एक टोला बैठा है, ये दे डोंट रिप्रेजेंट इंडिया। अच्छा, अब ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के में ये सोच पैदा हुई है, और इस सोच के अंदर एक जुमले ने बड़ा असर किया। एक जुमला है जो उनको कहा गया है,
और वो जुमला जो है वो अब जिसने कहा है उसको आप छोड़ दें, वो बाद में खुद ही नाम आ जाएगा उसका मीडिया में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी से कहा कि ये मैंने आयतुल्ला खामेनी को जो मैसेज भेजा है सुप्रीम लीडर को, ये डरा या नहीं डरा? ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टाइल है। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो जो हैं आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं आयतुल्ला खामेनी, वो इसको अपनी सादत समझते हैं, ज़िंदगी की बहुत बड़ी सादत के अगर वो शहादत का मर्तबा पाएं तो वो डरेंगे कैसे? वो तो शहादत के लिए दुआएं करते हैं कि हम शहीद हों। उनके नज़दीक तो शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा मर्तबा है, बजाय इसके कि बिस्तरों पे पड़ के और नमूनिया से जो है ना वो छींके मारते मारते चले जाओ। वो तो शहादत को एक किसी और दर्जे पे समझते हैं। आप शायद उनको गलत लोगों को डरा रहे हैं जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद ये बात समझी, उन्होंने कहा ये कैसे? मैंने डराया तो मैंने कहा डर आप समझ नहीं रह पा रहे, ये जो है ना कि गोली चली और आप डर गए और ये हो गया। उन्होंने कहा ये कुछ और लोग हैं। ये जो शहादत का और फिर मुसलमानों की उन्होंने बात की, उसमें भी अहल तशीश है, वो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये सुन्नियों में भी होता है? उन्होंने कहा सुन्नियों में भी होता है, हर जगह होता है। एक लोग ऐसे हैं जो शहादत को एक, और उनके यहाँ जब कोई शहीद हो जाता है तो वो रोते नहीं हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपके घर में कोई शहीद हुआ है। फौज में भी ऐसे होता है, सिविलियंस में भी ऐसे होता है। तो ये ट्रम्प साहब को ये बताई बात, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर उन्होंने सुनी बात। ये मैं ये नहीं कह रहा कि कल वाली मुलाकात में हुआ, लेकिन ये हुआ इन्हीं 24 घंटों में है। उसके बाद जो है ट्रम्प साहब के जहन में जो है वो सेकंड थाट्स आ गई कि नहीं, मेरा अमेरिका का इस जंग में कूदना मुनासिब नहीं है। तो नेतन्याहू, अब कल का मुझे कुछ नहीं पता, आज के वक्त तक नेतन्याहू फिर दोबारा बस के नीचे चले गए, थ्रोन अंडर द बस ज़ेलेंस्की की तरह। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो भरपूर हमला ईरान का इसराइल पे जारी है, और इसराइल के पास अपने डिफेंस सिस्टम्स ख़त्म हो चुके हैं। और कल जो है उन्होंने वहाँ पर जो एक उनका, आप समझें कि जिस हॉस्पिटल के अंदर उनके फ़ौजी ट्रेन हो रहे थे उसको भी उन्होंने निशाना बनाया है। और काफ़ी उनकी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो तल अवीव में अंदर, तल अवीव एयरपोर्ट तबाह हो गया है, तल अवीव के अंदर मुसाद हेडकोार्टर तबाह हो गया है। आज मेरे ख्याल से शिन बेत को उड़ा देंगे, वो शिन बेत का जो एक रह गया था उसके हेडकोार्टर को भी उड़ा देंगे। और प्रिसाइज उनके पास ये जो सोरोको हॉस्पिटल है, इसमें उनके फ़ौजी एडमिट हो रहे थे और ये सिविलियन उसमें लिया होता, तो सोरोको को भी उन्होंने हिट किया। और फिर ये सबसे बड़ी जो डैमेज हुआ है रात को, जो प्रिसीजन स्ट्राइक की है ईरान ने, वो ये है कि मेन इसराइल का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ा दी है पूरी। ये जो बिल्डिंग्स कल गिरी है ना रात को, ये बिल्डिंग जो गिरी हैं ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ गई है पूरी। उसमें बैंक्स के हेडक्वार्टर भी उड़ गए हैं सारे, वो पूरे एटीएम भी बंद हो गए हैं। मतलब वो सारा उनका फाइनेंशियल सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया जो इसराइल का। तो पहले तो मुसाद और उनके हेडक्वार्टर उड़े थे, लेकिन कल अगर आप मुझसे पूछे ना कि कल रात को स्ट्राइक्स में थोड़ा सी एक दो बिल्डिंगें गिरी हैं, वो एक दो बिल्डिंगें नहीं गिरी, वो उनका मेन स्टॉक एक्सचेंज और बैंकों के हेडक्वार्टर उड़ गए सारे। तो उनका एक फाइनेंशियल हब जो है वो तबाह हो गया सारा। और ये जो है ये एक ऐसा सेटबैक है उनके लिए जो, और इराक के जिस जगह पे उन्होंने अटैक किया है वो खाली था। वो पता चला यहाँ तो एनरिचमेंट ही नहीं होती, तो यहाँ इसराइल ने अटैक कर दिया। उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, वो इराक पे जो ARA जो इराक का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उस पर एनरिचमेंट बंद की हुई है काफ़ी सालों से, उस पर अटैक कर दिया। तो उनके पास इतलात गलत जा रही हैं। और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर अभी जो इन्होंने ट्वीट किया है ना, ये जो इन्होंने कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज़ नो आइडिया दैट व्हाट्स थॉट आर कंसर्निंग ईरान। और देखिए ना, ईरान की फेवर में है ये, ठीक है ना, कि नो आइडिया व्हाट माई थाट्स आर कंसर्निंग ईरान। ये ईरान के बारे में मेरे क्या थाट्स हैं ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और सारे जो अखबारात हैं वही कह रहे थे कि ये अटैक करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ईरान के बारे में मेरे क्या कंसर्न्स हैं, तो ये कोई तय नहीं है बात। और दूसरी जो बात है, 2 एयर बेसिस हैं जहाँ पर B-20 बॉम्बर्स जो कि ये कैरी कर रहे थे बंकर बस्टर्स को, और GBU-57AB जो कि बंकर बस्टर्स जो थे उनको
कैरी करने के लिए सवाल ये था कि B-52 बॉम्बर्स कहाँ से उड़े, परवाज़ कहाँ से करेंगे B-52 बॉम्बर्स। तो अरब ममालिक की तरफ से बात हुई कि जी हमारे बराए करम आप हमारे जो बेसिस हैं उनसे ये B-52 बॉम्बर्स यूज़ ना करें। फिर ये हुआ कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाया जाए, जो कि तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तो निशाना बना के बैठे हुए थे हुतीस। उन्होंने कहा वो तो आए तो सही, अब तो मतलब है कि बिल्कुल वो पानी में जाएंगे जहाज़। उसके बाद ये हुआ कि ये सोचा गया कि जो पेंटागन में बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा है कि डिगो गार्सिया जो कि मॉरिशस से लिया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिगो गार्सिया के जो जज़ायर हैं, जो बड़ा उनका जजीरा है, वो मॉरिशस को आज़ादी तो दे दी गई थी, लेकिन साथ ही ये कंडीशन रखी थी बरतानिया ने कि 99 साल तक की लीज होगी डिगो गार्सिया पे, और ये जो है ये मॉरिशस के साथ डील करने के बाद बरतानिया के पास उसके हकूक़ हैं, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस है और ये काफ़ी इस्तेमाल हुई है खलीजी जंग में भी, इराक़ के अगेंस्ट भी। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन में तो ये इस्तेमाल होती है ये जो आप समझ लें कि जो आइलैंड है डिगो गार्सिया का, ये इस्तेमाल होता है मिलिट्री बेस। और ये अभी आपको पता है ना, कुछ अर्से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने डील कर लिया। मैंने लोगों को याद दिलाने के लिए ये हम सेकंड वाली कोट कर लें ना, गवर्नमेंट ऑफ यूके सिक्योर्स फ्यूचर ऑफ वाइटल डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने दोबारा किया। वो जो वहाँ के लोग हैं 2-2.5 हज़ार, उनको कहीं ससेक्स में ला के बसा दिया है, वो चीखते रहते हैं, उनको नेशनलिटी भी नहीं मिली, वो एक नया रौला रप्पा है। लेकिन बहरहाल ये कि मॉरिशस के साथ एक और समझौता हुआ है। दरमियान में ये भी था कि शायद मॉरिशस ना करे दोबारा ये, लेकिन वो उन्होंने दे दिया उनको, मॉरिशस के साथ डील हो गई। लेकिन ये है कि ये जो डिगो गार्सिया है ना, ये डिगो गार्सिया के बारे में ये ब्लैक साइट के तौर पे भी यूज़ होता रहा है। CIA यहाँ पे इंटेरोगेट भी करती रही है लोगों को, ले जाके अफ़गानिस्तान से सारे लोग बगराम नहीं गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिगो गार्सिया में भी होते रहे। और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ टाइम मैगजीन 2008 का, 4th US यूज्ड UK आइल फॉर इंटेरोगेशन। टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट आई थी 2008 की। ये जो जगह है ये ब्लैक साइट के तौर पे भी यूज़ होती रही है। जॉर्ज बुश ने इसको ऑथराइज़ कर दिया था कि ये जो जगह है ये ब्लैक साइट के तौर पे यूज़ करें इसको। और ये मैं बरतानिया का द सन भी को कोट कर रहा हूँ, 5th चिलिंग रिमोट आइलैंड होम टू US मिलिट्री ब्लैक साइट वेयर विजिटर्स आर बैंड एंड डजन्स शिपरेक्ट पीपल आर स्टक। तो ये एक बहरहाल एक ऐसी जगह है जो जाहिर है कि वो चगोस आइलैंड है। चगोसियन जो है BBC 6 किसी ने देखना हो तो चगोसियन वहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लैक ऑफ से इन UK डील टू हैंड ओवर आइलैंड्स, और ये सारा वहाँ पे फटाफट चलता रहता है। तो एनीवे उनकी तरफ से अब एक अजीब बात हुई है। बरतानिया ने ये कहा है अमेरिकन को कि हजूर वाला हमें जो है वो डिगो गार्सिया अगर आपने इस्तेमाल करना है बॉम्बिंग के लिए तो हमें उससे पहले मॉरिशस से इजाज़त लेनी होगी। हमारा मुआहदा जो है, नया मुआहदा, वो ऐसा साइन हुआ है कि ये जो है ये हमें इजाज़त लेनी होगी मॉरिशस से पहले, और मॉरिशस अगर इजाज़त देगा तो फिर वहाँ से B-52 बॉम्बर उड़ेंगे, वरना नहीं उड़ेंगे। नए मुआहदे में ये है। तुम कहते हैं क्या हमें मॉरिशस से इजाज़त, मॉरिशस से इजाज़त लेनी होगी, मॉरिशस इजाज़त देगा तो फिर B-52 उड़ेंगे। ठुस कोट 70th स्लाइड, ब्रिटेन में हैव टू इन्फॉर्म ईरान अलाई मॉरिशस। ऐसे खड़ा है मॉरिशस साथ ईरान के और इसराइल के खिलाफ, ठीक है। 70th स्लाइड। उन्होंने कहा जी ऐसा है कि उनको पहले बताना होगा और वो इजाज़त देंगे तो फिर B-52 उड़ेंगे, वरना नहीं उड़ेंगे। 70th स्लाइड, द टेलीग्राफ। अच्छा, तो वो उसके बाद जो है वो उनके पास वो एक अजीब गरीब सूरत हाल बन गई। ब्रिटेन में हैव टू इन्फॉर्म ईरान अलाई मॉरिशस, और वो इजाज़त देंगे तो जहाज़ परवास करेंगे। तो ये जो है ये भी, अब वो जहाज़ आए कहाँ से जो अटैक करें ईरान पे? वो कतर, ये वो मुल्क, कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे रहा कि हमारा मुल्क हमारे जो एयर बेसिस मालूम। फिर उसके बाद जो है एक और एयर बेस है बरतानिया, वो भी बरतानिया की है,
और वो भी मतलब कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जो मुसलमान मुल्क भी ना हो, लेकिन वो जो है वो बेस दे दे अपनी और वहाँ से अटैक हो ईरान पे। तो दूसरा जो है वो फिर आया, जहन में आई साइप्रस की जो एयरबेस है। साइप्रस में भी एक बहुत बड़ी एयरबेस है, बड़ी पुरानी एयरबेस है, और वो जो है वो है एक्रोथरी का इलाका है, और वहाँ पे सॉवरेन बेस एरिया है और बड़ी बेस बनी हुई है वहाँ पे। और ये भी कई साल पुरानी बेस है और बड़ी वहाँ पे, तो उस बेस के बारे में बात हुई। लेकिन वो बेस अगर यूज़ करते भी हैं B-52 बॉम्बर्स के लिए, तो उस बेस के लिए भी आपको मुल्क क्रॉस करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो अब एसेट्स जो है ना, एसेट्स जिनको मूव करना था, ना बरतानिया को बताया गया है कि वो एसेट्स जो हैं वो कहाँ पे B-52 बॉम्बर्स होंगे, वो सारा होल्ड हो गया है, सारा कुछ होल्ड हो गया। और बरतानिया के वजीर आज़म स्टैमर, जिनकी कोई बात नहीं सुनते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, कुछ अर्से पहले कहते हैं यहाँ पे वो निजर फराज की हुकूमत आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, ढिमाकना, ये करो वो करो, फलाना टैरिफ, ये वो। उन्होंने मशवरा दिया है कि अपने दिमाग को ज़रा ठंडा रखें। अब सोचें, बरतानिया की तरफ से ट्रम्प को कहा गया है 69th, अपने दिमाग को ठंडा करें, ठंडा पानी पिए या ठंडा करें। अब इसकी क्या मतलब है कि ठंडा करेंगे उर्दू क्या बनेगी मुझे नहीं पता। कीप कूल हेड, मतलब दिमाग अपना ठंडा रखें। 69th, बड़ा कड़ाकेदार बयान दिया जनाब स्टैमर साहब ने। तो चारों तरफ से उनके इत्यादी जो है ना, वो भी पता चला वो भी दबड़दूद हो गए सारे, उनका सब सेटअप ही पूरा जो है ना। अच्छा, और उसमें कल की मीटिंग का रोल आएगा खुल के सामने, और बड़ा ग्लोबल स्टेबलाइजिंग। फ़ौजें, मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होती, पीस कीपिंग में भी फ़ौज का बड़ा रोल होता है। मैं मिसाल दी आपको कि वो आखिर में पाकिस्तान की फ़ौज ने मोगदेशो के अंदर पीस कीपिंग का रोल, बाकी पीस कीपर तो बहुत हैं पाकिस्तान के, मगर वो तो एक रिकॉर्डेड है ना, मूवी है, वो बड़ी क्लासिक मूवी है ब्लैक हॉक डाउन, लेकिन उसमें डाउन प्ले हुआ है रोल, क्योंकि वो 9/11 हो गया था उसके पहले। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये तो आज की रात जो है नेतन्याहू पे भारी है, क्योंकि नेतन्याहू को ये फीलिंग हो गई है कि मुझे अमेरिका ने छोड़ दिया। इसी दौरान जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, ये परसों हुई G7 की मीटिंग, आपने देखा है ना, परसों G7 गुस्से में आ गए और ट्रम्प चले गए छोड़ के, और उन्होंने कहा बात नहीं करो। उधर से एक मैसेज आया है वाशिंगटन से, और वो ऐसे आया है कि यार ऐसा करो तुम लोग के ज़रा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं, साथ ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा आइडिया चेंज हो गया, ज़रा चेक करो और उसको खाने पे बुलाओ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा को खाने पे दावत दो आने की कल जेनीवा, और जेनीवा आने की दावत दो, और उसके बाद जो है वो देखो कि मामलात अगर कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। तो जेनीवा से कॉल गई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कि, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि, उन्होंने कहा आप आए, उन्होंने कहा स्टीव वित्कोफ तो नहीं होगा, उन्होंने कहा स्टीव वित्कोफ नहीं होगा। ईरान को खबर मिली कि स्टीव वित्कोफ भी आने वाला है, और जेडी वेंस को भी, प्रेसिडेंट जेडी वेंस नायब सदर को भी कह दिया कि जाके ईरानियों से मिलो। उनको उनमें से कोई नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कोई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा ये फ़्लाइट्स वगैरह, जहाज़, ये वो सिक्योरिटी वगैरह, उन्होंने कहा मुझे परवाह नहीं है, मैं ईरान की फ़्लाइट में आऊँगा, आपने बस दावत दे दी, ज़बान दे दी, मैं आ रहा हूँ। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जेनीवा जा रहे हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जर्मन, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से होगी आज रात को या कल अलग सुबह। सही। और ये वाशिंगटन के कहने पे हो रही है कि दोबारा करें, और अगर उनका मूड अच्छा हो तो स्टीव वित्कोफ और जेडी वेंस को भी मैं भिजवा दूंगा ईरानियों से मिलने। ओमान वगैरह नहीं, जेनीवा, यूरोप, पूरी दुनिया के सामने। और टर्की इसी दौरान फाल हो गया है कि जरा जेनीवा से अब जैसी मीटिंग खत्म होती है, उनके साथ अरब वज़ीर ख़ारजा भी जा रहे हैं उसी जहाज़ में, पहुंच गए मेरा ख्याल है जेनीवा, ये पहुंच जाएंगे रात को, सुबह मीटिंग है नाश्ते के बाद फ़ौरन। और वो सारे अरब वज़ीर ख़ारजा भी जहाज़ में साथ जा रहे हैं यूरोप, मतलब ज़रा अपनी वो दिखाने के लिए कि सब साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं। और उधर से टर्की ने कह दिया कि वहाँ से सीधा जैसे ही मीटिंग खत्म हो तो टर्की आ जाएगी फ़ौरन, और हंगामी इजलास बुला लिया OIC का, उसमें चीफ गेस्ट होंगे ईरान के वज़ीर ख़ारजा। और सारे OIC को अलर्ट कर दिए कि फौरी तौर पे सारे अरब ममालिक और गैर अरब ममालिक और पूरी OIC हफ्ते के रोज़ परसों
इस्तांबुल पहुंच जाए या अंकारा, और वहां पे ओआईसी का हंगामी इजलास होगा वज़ीर आला का, सारी दुनिया साथ खड़ी हुई, और दो लोगों की टेलीफोन पे बात हुई है, एक का नाम है शी जिनपिंग और एक का नाम है पुतिन। दो लोगों की आपस में टेलीफोन पे बात हुई है, पहले खामोशी से मैसेज आ रहा था, अब बात हुई टेलीफोन पे। उसके बाद लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है वक्फे में जाने से पहले। पुतिन ने वॉर्न किया है ट्रंप को, वॉर्न। अब क्या वॉर्न किया, वफा लेने फिर बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से कबल आप गुफ्तगू कर रहे थे कि शी जिनपिंग और पुतिन की गुफ्तगू हुई है। चीन और रूस की जो सालसी की कोशिशें किस हद तक कामयाब? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये जिस रुख पे पाकिस्तान जा रहा है कि स्टेबिलिटी, टेररिज्म तो एक ऐसी चीज़ है जो ये शर, खैर और शर की तो लड़ाई हमेशा से जो है ना, ये तो ताक़यामत जारी रहेगी। लेकिन यह है कि जो फौज है उसका काम सिर्फ जंग नहीं करना होता, बल्कि वो पीस के लिए, कि बाहर से कोई जो शरंगेजी ना हो, उसको रोकने के लिए जो फौजों का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये नहीं लड़ना, आपने सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है वो लड़ाई आप एज अ पीस भी, आपको एज अ पीस मेकर के तौर पे भी आपको लड़ना पड़ता है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं घरों पे, चौकीदार, जिनके हाथ में असला होता है, तो ये हमले नहीं कर रहे होते, ये घर की हिफाजत के लिए होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान जिस तरफ इसको एक रीजनल जिम्मेदारी मिली है, या ग्लोबल लेवल पे या बाकी जगहों, मेरे को बाकी चीज़ें फिर साथ साथ चलेंगी, वो इन्वेस्टमेंट और ये, और असल तो ये रोल जो है ना मुल्क का, तो इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे कि पाकिस्तान एक पीस के हवाले से और स्टेबिलिटी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का बहुत पहले असल में हक था, लेकिन एक दुनिया का आपको पता है ना, ख़ास वो जो एक यूएसएड और जॉर्ज सोरोस और ये एनजीओज और फलाना और ढिमाकना, उसने वो पाकिस्तान का रोल अंडरमाइन किया बहुत अरसे तक, लॉबिंग फर्म्स और अपनों के, बाकियों से क्या गिला करें। तो पाकिस्तान को पेश ऐसा किया जाता रहा कि जब पाकिस्तान जो है वो, लेकिन पाकिस्तान का जो ये रोल है कि जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल, एक पीस मेकर का रोल, एक जाहिरियत से रोकने के लिए अपना रोल, और अब जाहिरियत से जब रोका जाता है तो फिर आगे से क्या होता है वो भी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, पानी बंद कर दो। और ये मोदी जी और ये नेतन्याहू का जो आपस का, ये दोनों जोड़ों भाई, ये साथ ही मुझे लगता है इनका फेट लिखा हुआ है। और इंडिया के अवाम को चाहिए कि वो खुद खड़े हों, जो बड़े बाशऊर लोग हैं, और इस टोले को पटा डालें। इशू ये है कि जो पुतिन की कॉल गई है ना, पहले तो पुतिन और शी जिनपिंग की कॉल हुई है, पहले तो बड़ी तवील कॉल हुई है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की और फिर प्रेसिडेंट पुतिन की। और उस टेलीफोन कॉल के बाद फिर पहले तो खामोशी से मैसेज गया, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इसको ज़रा दुनिया के सामने इस मैसेज को अगर भेजा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा, एक बात खुल के हो जाए, पता चल जाए ना कौन किधर खड़ा है। मतलब मैं इधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ। वो जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता, ये ध्यान में रखें। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। आपको ताल्लुकात सबके साथ रखने चाहिए, लेकिन आप जब ऐसी पोजीशन हो तो आपको एक स्टांस लेना चाहिए कि ठीक है मेरे इससे ताल्लुकात भी, ऐसे ताल्लुकात भी, ये जगह ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती कर, जो पंचायत होती है, जो अदालत होती है, उसको पता होता है कि ये नहीं कि ये भी मेरा जो है, ये भी खड़ा है सामने, ये भी खड़ा है ना, कहते हैं नहीं ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, लेकिन ज्यादती तुम्हारी है भाई। ये पंचायतों में भी, अदालतों में भी, ये जहाँ पर जो कानून इंसाफ इसी तरह चलते हैं मुल्क और रियासतें और कौमें। तो अब जनाब पुतिन की तरफ से जो मैसेज गया है वो है बड़ा लाउड एंड क्लियर, और वो है 34th तास। Russia warns US against interfering in military actions against Iran. Warns, थोड़ा थ्रेट से थोड़ा नीचे का लेवल, warns, थ्रेट भी हो सकता था मगर ज़रा धीमा,
अच्छा, थ्रेड से एक लेवल पहले जो है ना, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वो उससे होता है एडवाइस, सजेस्ट, फिर होता है वॉर्न, मतलब थ्रेट, मतलब तो वॉर्न किया है उनको, वॉर्न किया अमेरिका को कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर है। और फिर उसके बाद जो टर्किश मीडिया, टर्किश एजेंसी ने इसको बड़ा अच्छा उठाया, वो बाकी आगे देखते हैं कि किसने कैसे उठाया। 36 Putin and Xi Jinping discusses Middle East tensions, slam Israeli attack on Iran। आपको पता है शी जिनपिंग जो है वो बहुत कम खुल के उन्होंने बात कर दी है चाइना ने, इतनी बात काफ़ी होती है, इतने मैसेज, ये बल्कि इससे ज़्यादा ही मैसेज आएगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, शी जिनपिंग अर्जेस ईरान एंड स्पेशली इसराइल टू सीज फायर ड्यूरिंग कॉल विद पुतिन। पुतिन से जो बात हुई है तो खास तौर पर इसराइल डिस्कस हुआ है कि भाई सीज फायर पे जाओ, फौरी तौर पे बंद करो उसको। फ्रांस 24, रशिया वॉर्न्स यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान इसराइल वॉर। ठीक है ना, फ्रांस 24 38। तो अगर आप करेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा। टाइम मैगजीन 48 मीडिया से बात की आज प्रेसिडेंट पुतिन ने, टाइम मैगजीन 48, एज ट्रंप कंसिडर स्ट्राइकिंग ईरान, रशिया वॉर्न्स कि वर्ल्ड इज मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी। मिलीमीटर्स अवे, रशिया ने वॉर्न किया है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी से चंद मिलीमीटर दूर होंगे अगर आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए। दोबारा ये दिखाएं जरा टाइम मैगजीन का, जो रशिया जो प्रेसिडेंट पुतिन ने आज इंटरेक्ट किया है मीडिया के लोगों से, टाइम ने सवाल पूछा तो ये जवाब दिया उन्होंने। रशिया वॉन्स वर्ल्ड इज मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी। उसके बाद अरब न्यूज 39, पुतिन एंड शी जिनपिंग कंडेम इजराइल ओवर इट्स ईरान स्ट्राइक्स इन फोन कॉल, क्रेमलिन सेज। ठीक है। न्यूज़वीक 40th, पुतिन एंड शी जिनपिंग कंडेम इसराइल। You have to take a position straight away. और Israeli media 41st, Putin Xi Jinping discusses Middle East tensions, slam Israeli attack on Iran as UN charters violations. Foreign policy 64th, China backs Iran in fight against Israel. CNN 65, China condemns Israel as it looks to show itself as potential peace broker। यानी वो थोड़ा सा परेशान भी हो गया CNN के, ये पीस ब्रोकर के तौर पे चाइना आ गया कि ये कंडेम कर दिया उसने, एक खुल के पोजीशन ले ली है चाइना और रशिया ने इसराइल के आगे, माइनस अमेरिका, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों के नेतन्याहू से भी ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी। तो अमेरिका को साइड पे करके उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया और ये बात ईरान को बता दी है कि ये आप दोनों का मामला है, अमेरिका जो करना है करे। आपको मैसेज है दोनों को कि ये इसराइल नेतन्याहू ठंडे हो जाओ। और साथ ही मैसेज यूरोप को चला गया, ये रास्ते में है इस वक्त, पहुंच गए होंगे मेरा ख्याल है बखैर आफियत। ये ईरान के अब्बास अरगची, इनके साथ अरब फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और ये इनके साथ मुलाकात होगी बरतानिया के सेक्रेटरी जिनीवा में। और फ्रांस, वो परसों तक जो G7 वाले कह रहे थे कि हम इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, वो सारे उधर पहुंच गए जिनीवा, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया। और वहाँ से सीधा ये पहुंचेंगे अनकरा और यहाँ OIC का इजलास होगा और इसमें करारदाद मंजूर हो जाएगी। और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? ईरान के। सारी दुनिया खड़ी हो गई है आके ईरान के साथ, और पीछे रशिया और चाइना खुल के आ गए हैं। और रात को वो पिटाई होगी और ट्रंप पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैंने ये किसने कहा कि मैंने जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी तरफ सोच रहा है, मैं जो हूँ वो हो सकता है कि मैं जो है वो अमन का रास्ता इख्तियार करूँ। और इसमें जो है वो ये किसने कह दिया कि मैंने फैसला कर लिया जंग का? हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर था, लेकिन ये है कि ये जो बात है ना JD वेंस और जो स्टीव विटकॉफ की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है
उधर स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ को ईरानियों से बात करने भेज रहे हैं। ईरान से पहले तो उन्होंने मना कर दिया, स्टीव विटकॉफ तो नहीं है, फिर ये बात हुई कि नहीं जेडी वेंस को भी भेज देते हैं, नायब सदर को भेजते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो हम स्लाइड अभी हमने अगर हमारी टीम उसको दिखा सके, जेडी वेंस और जी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो जेडी वेंस की और बात हुई, विटकॉफ की उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जेडी वेंस नहीं और ये अभी नहीं, अभी ज़रा इसराइल की पहले बात हो जाए और गज़ा की पहले बात हो जाए और जो शहीद हैं उनकी पहले बात हो जाए, उसके बाद अगर हुआ तो ट्रंप आ जाए आयतुल्ला से माजरत करने। ये मैसेज अभी तक जा रहा है, ठीक है ना। ये जनीवा शीनीवा नहीं, तो शोधा है हमारे, और हो सकता है फिर हमारे शूरा यहाँ बैठ के माफ़ करे या जो भी करना करे, मतलब यहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं इस वक्त। एक आदमी जो है उसकी किस्मत में कुछ बहुत ही अजीब व गरीब मामला है उसका। मैं, आप यकीन करें कि मैं इस वक्त कोई तंज भी नहीं कर रहा, मैं बहुत, उसका नाम है भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कल तो ये कि जी वो जो है वो क्या बनेगा पता नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्रोएशिया जाएंगे, नहीं मिलेंगे, फलां नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे कनाडा से जप्पी पा ली और डिप्लोमेटिक हो गया, सारा कुछ हो गया और ये हो गया, बहाल हो गए ताल्लुका, सब कुछ हो गया। उसके बाद लेकिन जनाब अचानक साथ ही जैसे ही वो क्रोएशिया पहुंचे, जहाज़ में बैठे, तो साथ ही कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाये हो गई, और वो रिपोर्ट जो है गार्डियन में है। 58th कैनेडियन इंटेलिजेंस एक्यूजेस इंडिया ओवर सिख किलिंग एज कार्नी मीट्स मोदी। वो पता चला कि वो जो मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त कनाडा की इंटेलिजेंस ने कहा कि एक मिनट ठहर जाएं, आप इस बंदे से मिल तो रहे हैं लेकिन ये जहन में रखें कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये बंदा हमें वांटेड है कतर के इल्ज़ाम में। तो ऐसा ना हो कि एक कातिल जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसकी मुआवनत करने में आप भी अंदर हो जाएं। कनाडा के वज़ीर आज़म को मैसेज भेजे उनकी इंटेलिजेंस ने, तो ज़रा ध्यान, मतलब हमारा काम है आपको बताना क्योंकि कानून है यहाँ पे। ये कनाडा का, उसके बाद CBC, कनाडा मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट इंडियन इंटरफेरेंस। ये CSIS जो है ये कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विसेज है, ये दूसरा वाला थिंक टैंक नहीं है CSIS। 59th उनके CSIS ने क्वेश्चन किया कि ये ज़रा ध्यान से मिलो, ये इंटरफेरेंस हो रही है और ये बंदा हमें मतलूब है, लेकिन चूँकि आपने बुला लिया था तो हमने अरेस्ट नहीं किया। वरना ये है कि रॉयटर्स 60th इंडिया इज़ अ perpetrator of foreign interference, Canadian intelligence agency says। अब मुझे ये कोई बताए कि ये जो भारत के वज़ीर आज़म का एक फॉरेन पॉलिसी है, ये ग्लोबल मेल 61st प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा उन्होंने, उनके इंटेलिजेंस ने और मीडिया ने कनाडा के, कि ये मोदी कैसे आया यहाँ पे। 61st प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये ग्लोबल मेल कनाडा का अखबार है, ग्लोबल मेल कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वोंट से इफ कार्नी स्पोक विद मोदी अबाउट इंडियंस एलिजिड रोल इन किलिंग ऑफ कैनेडियन सिख लीडर। जब आपको पता था कि ये वांटेड है तो आपने बात की या नहीं की। अब ये इन्वेस्टिगेशन वो मार्क कैनी के वो वजाहतें करते फिर रहे हैं कि ये मैंने उनसे कहा, आपने बता दिया था उसको। कैनेडियन इंटेलिजेंस, आप देखिए इन मुल्कों के अंदर, वैसे कमाल मुल्क हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने मार्क कैनी से पूछ लिया कि आप मिले हो, ये बता दिया था उसको कि ये वांटेड है, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अब इशू ये है कि ये 63rd को देख लें, 63 पॉलिटिकल इनसाइडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है कनाडा का, डिक्लाइन टू सेव कार्नी रेज इंडियाज एलिजिड रोल इन किलिंग ऑफ कैनेडियन सिख लीडर विद मोदी। यानी उनको, उनके इंटेलिजेंस ने कहा था कि जब ये मोदी उतरे, ये रिपोर्ट हम शायद कर, ये पब्लिक बाद में हुई है ना, पहले प्राइवेटली कहा था कि उसको कह देना कि ये तुम कतल में मतलूब हो, तो क्या तुमने बता दिया? अब मार्क कार्नी इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि इंटेलिजेंस उनको भी वॉच कर रही थी, अपने वजीर आज़म को। उन्होंने शायद नहीं कहा, वो हल्ले गुल्ले में लगे रहे, वो शायद कहना भूल गए, क्या हुआ, ये निकल गए मोदी। तो अब उन्होंने PM को पकड़ लिया कि तुमने बता दिया था। एक तो तुमने हमसे वादा किया था कि मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि रोका हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ जाने से, तो इसलिए कि वो आएंगे तो मैं इंटेरोगेट और ये मैं बात करूँगा, वो तुमने बात कर ली? उन्होंने कहा नहीं की।
चला गया। अब वो जनाब उन्होंने पीएम को पकड़ लिया उनकी इंटेलिजेंस ने, और ये रिपोर्ट पब्लिक में लीक कर दी है कि हमने कहा था ये हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे, तो माकानी जो है उधर उनकी ऐसी तैसी झाड़ू फिरा हुआ है उनकी अपनी इंटेलिजेंस से, और ये मसला नहीं ख़त्म हुआ। ये जो था ना डिप्लोमेटिक चेंज हो गया और ये भूल गए और कत्ल हो गया, अब सब खुशी हंसी खुशी रहने लगे, कैनेडियंस इंटेलिजेंस ने नहीं छोड़ा अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अपनी जगह खड़ा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात सारी ये है कि अब अगर ये हमला करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं हमला ये ना करें तो ये बेहतर है, और हमला इनको करना भी नहीं चाहिए। ये रमत गैन का जो इलाका है ये तो स्टॉक मार्केट उड़ गई, आज शायद शिनबेत को और बाकी ये फ्लैट करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। ईरान के जो लोग हैं ये इसराइल को कह रहे हैं कि उठे ही ना दोबारा, बिल्कुल ही मलिया मेट हो जाए और अमेरिकन पीछे हट गए। मेरा सिर्फ सवाल कहने का ये है कि इससे चीज़ें रिवर्ट कैसे होंगी, और रिवर्ट जो हैं वो कैसे होंगी, और ये रिवर्ट होने से पहले जो है ये देखें ना, अभी इसराइल के अंदर भी टेंशन शुरू हो गई। 25 अगर हम देखें उनका मीडिया, ट्रम्प लेट्स इसराइल परस्यू इट्स गोल इन ईरान, जो करना करो बट मे स्टेप इनटू अ वर्ल्ड वाइडर वॉर। वो पीछे भी हट सकता है किसी भी वक्त, तो वो पीछे हटना क्या, वो हट गए हैं वो पीछे। और आज ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक इलाकों को निशाना बनाएंगे या क्या करेंगे ईरानियंस। लेकिन इशू ये है सारा कि ये इस मरहले पे उनका जो पीछे हटना है अमेरिका का, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यकीनन गौर किया इस बात पे कि भाई हर शख्स दुनिया में ना डरता है ना दबता है। चाइना डर गया था टैरिफ से, उधर वो इतना बड़ा इलाका कीव चला गया आज तकरीबन, मेरा ख्याल है कीव निकल गया हाथ से। अभी मैं फॉलो कर रहा था उनकी मीडिया को, तो आज बहुत बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेन में रशियंस का। मेरे ख्याल से कीव जो है ना, वो कीव जो है वो शायद किसी वक्त हाथ से निकल जाए, क्योंकि सारी तवज्जो इधर हो गई है मिडल ईस्ट पे, उधर कीव जो है वो उधर चला जाए। और इसमें जो है वो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि और मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि वो इस ट्रैप में नेतन्याहू के नहीं आए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस बात को, और ये किसी किस्म की पसपाई नहीं होगी, ये बहुत बड़ी फतह होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर वो इस ट्रैप में नहीं आते नेतन्याहू के और अपने आप को अलग करते हैं। और नेतन्याहू को ने जो जुल्म किए और जो शहादतें की हुई हैं ईरान में और गज़ा में, और नेतन्याहू को कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाता है अवाम के सामने, पब्लिक के सामने। आपने किया था ना सद्दाम हुसैन के साथ, पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया था ना, तो ये नेतन्याहू के सर पे कोई सींग लगे हुए हैं क्या? तो ये जो है ये एक दफ़ा दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि आप के हाथ उसके साथ खून में रंगे हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हैं, मगर आप बताएं दुनिया को कि नहीं है रंगे हुए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नेतन्याहू को डंप करके और इसको दुनिया के सामने कटहरे में लाया जाए। लेकिन उसके लिए ये भी एक तारीख का हिस्सा रहेगा कि पुतिन वॉन्स ट्रम्प, ठीक है ना। शी जिनपिंग और पुतिन की बात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि इजरायली एग्रेशन को ख़त्म किया जाए, और साथ ही पुतिन ने कहा कि इससे आगे अगर बढ़े तो चंद मिलीमीटर्स के फासले पे न्यूक्लियर वॉर खड़ी है। तो बात यह है कि अब मेरे ख्याल से रिवर्स गियर लग गए हैं हर तरफ, और अब ये रिवर्स गियर किस तरफ जाते हैं और अब क्या होगा। वो किधर गया, क्या नाम था उसका, रजा पहलवी, वो किधर गया? 100 दिन के लिए ट्रांजिशन बनाऊंगा, उसके बाद ये गुब्बारे उड़ाया करूंगा वहाँ जाके, और पता नहीं सैर किया करूंगा, और आइसक्रीम खाऊंगा तेहरान में बैठ के, और ये करूंगा और वो करूंगा, फलाना करूंगा। तो मतलब है कि वो सारे गए, और इधर ट्रम्प जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर वो इसको रोकते हैं और यूरोप इसमें इन्वॉल्व करते हैं और बाकी ममालिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ईरान की अमेरिका की कोई पसपाई होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बहुत बड़े ट्रैप में आने से बच जाएंगे, मैं इसको इस तरह से कहूँगा, जो कि नेतन्याहू का बरसा बरस का एक ट्रैप था। और लेकिन बस ये ईरान में जो कुछ उन्होंने कर दिया और जो शहादतें हो गई और जो बात प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दी, अब जाहिर है कि वो आयतुल्लाह ख़ामेनी को शायद सही तरह समझ नहीं पाए, या ईरान और इराक़ के लोगों को या मुसलमानों को भी समझ नहीं पाए सही तरह से। मुसलमान भी अब थोड़ा सा, जो हमारे सुन्नी मुसलमान हैं, मैं खुद भी सुन्नी हूँ, सुन्नी मुसलमानों में थोड़ा हौसला आ रहा है कि भाई मतलब
थोड़ी हिम्मत पकड़ा करो, तो वो भी थोड़ी सी हिम्मत पकड़ रहे हैं अब देख देख के। गफूर हैदरी साहब की स्पीच सुने, जो आज स्पीच फजलुर रहमान साहब ने स्पीच की है, गफूर हैदरी साहब की स्पीच सुने आप ज़रा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, ये तो मतलब उन्होंने बात की है कि वो देखो ईरान में उधर हो रहा है, हम तो बिल्कुल मतलब उन्होंने अच्छा खासा लताड़ दिया अपने जो मसलक के लोग हैं कि उधर देखो वो जाने दे रहे हैं और तुम यहाँ बैठे बैठे जो है ये तकरीरें कर रहे हो और बातें कर रहे हो। तो बड़ी गफूर हैदरी साहब ने और उन्होंने बड़ा स्टांस लिया। तो ये सब इसमें ये सब इकट्ठे हैं, वो पूरी इसमें मगरब इकट्ठा है पूरा। वहाँ मुजाहरे हुए हैं, वो अमेरिका से रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुमने गजा के लिए आवाज़ उठाई है। वो दुनिया पूरी खड़ी हो गई है इस वक्त, हर जगह थोड़ी चलता है ये डंडा राज बदमाश, हर जगह थोड़ी चलते हैं। इंडिया में आप देखें अभी आप, ये तो अहमक आदमी है, ये जो टोला इनका बैठा है, 20 करोड़ मुसलमान वहाँ बैठे हैं जिनके जज्बात से खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया के बादशाह लोग इनको फेंके उठा के खुद ही अपने मुल्क में खाने जंगी करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों ने सिदारों को नवा के लोगों सब ख्याल रखिएगा।